हेलो एवरीवन, दिस इज भूमिका एंड हम कर रहे हैं CSIR-NET और CG सेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन। यस, तो हमने लास्ट लेक्चर्स में न्यूक्लिक एसिड्स कंप्लीट किए हैं। तो हमने बायोमोलिक्यूल का एक जो चैप्टर था न्यूक्लिक एसिड, वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। बायोमोलिक्यूल में हम दूसरा स्टार्ट करें कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो जो पीछे के जो भी लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं, न्यूक्लिक एसिड जो हमने कंप्लीट किया है, उसे हमें रिवाइज भी करते जाना है। ठीक है, क्योंकि आगे का हम बढ़ते जाएंगे तो पीछे आसपास हम भूलते जाते हैं। तो हमें उसी टाइम निकाल के रिवाइज भी करना है और आगे के चैप्टर्स पे भी फोकस करना है। ठीक है, ना कि आगे हम किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी करेंगे, बट अभी यही फोकस होना चाहिए, हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से, है ना। जब सिलेबस कंप्लीट होगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी तो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। सो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? आप लोगों को क्या लगता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करूं, है ना, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करूं तो क्या होगा? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ये ऐसा कंपाउंड है जो बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेनली। मेनली बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बनते हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ये बायोमोलिक्यूल्स है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और कुछ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से भी बनते हैं। ठीक है, सो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन ये है कि ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीहाइड्रोक्सी? पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है जिनके पास दो 2OH से ज्यादा पाया जाता, मतलब मोर देन 2OH ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनका लीनियर जो फॉर्म है, इसमें आपको 2OH या 2OH से ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, और साथ ही में पॉलीहाइड्रोक्सी लिखा है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब तो पता चल गया मोर देन 2OH ग्रुप ये प्रेजेंट होना चाहिए। साथ ही में एल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये जो है आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन की, और ये है आपका कीटोन ग्रुप, है ना। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन है कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और compounds that produce this substances upon hydrolysis, और ऐसे compounds जो इन substance को produce करते हैं upon hydrolysis। ठीक है, इसका empirical formula जो कार्बोहाइड्रेट उसका empirical formula क्या है? CH2ON। CH2ON, तो ये जो empirical formula है ये केवल अप्लाई होगा आपके जो मेन कंपाउंड से जो बने हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जो कंपाउंड से जो बने हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। पर जो स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के बने हुए, उनके लिए ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है दिस अप्लाई ओनली फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, in majority of carbohydrates, hydrogen and oxygen are present in the same ratio as in H2O, hence also called as hydrates of carbon। तो जो बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेम रेशियो में, इक्वल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं एज इन H2O, इसलिए हम इसे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत ही अबंडेंट बायोमोलिक्यूल होता है जो अर्थ में पाया जाता है। सबसे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है ना। कार्बोहाइड्रेट ही आपको देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। सो दे आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन दी अर्थ। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की दो फैमिलीज होती है, एक होती है एल्डोज फैमिली और एक होती है कीटोज फैमिली, है ना। एल्डोज फैमिली और कीटोज फैमिली क्यों बोला हमने? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिनेशन है वो यही बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और
पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो इसके नाम में बता रहा है कि वो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं या फिर कीटोन भी हो सकते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हमने दो फैमिली में डिवाइड किया है, एल्डोजेस और कीटोजेस। एल्डोजेस मतलब जिसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा और कीटोजेस में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये आपका पाथफाइंडर का बुक है, राइट। देखो यही चीज मैंने कवर किया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो प्रोड्यूस करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को अपॉन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और मैंने बताया कि बहुत सारे मेजर कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं सेम रेशियो में, है ना, इसलिए इसे हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ये बहुत मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। सो देयर आर थ्री मेजर क्लासेस। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सो मोनोसैकेराइड्स की मैं बात करूं, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड जो है, अब कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल है, तो मोनोसैकेराइड जो है वो एक मोनोमर यूनिट होता है, एक बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, सबसे जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है आपका मोनोसैकेराइड। सो ये याद रखना है कि मोनोसैकेराइड क्या है, दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जहां से आपकी कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत हो रही है ना, तो वो है आपके मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जहां से आपके कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत होती है उसे हम कह देते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो ये एक मोनोमर यूनिट है, इसको कैसे याद रखते हैं, मोनोसैकेराइड, मोनो, मोनो के नाम में है मोनोमर। तो ये क्या होते हैं, मोनोमर या फिर बेसिक यूनिट होते हैं। ठीक है, और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कंसिस्ट करते हैं सिंगल, ठीक है, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट, ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा या फिर कीटोन शुगर, मतलब या फिर एल्डिहाइड शुगर पाया जाएगा या फिर कीटोन शुगर पाया जाएगा। तो मोनोसैकेराइड में क्या होते हैं, दे आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दे आर द मोनोमर और बेसिक यूनिट एंड दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। अब इसकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, है ना, हम इसे डिवाइड करते हैं दो टाइप में, मतलब दो फैमिलीज में हम यहीं पर इसे डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड को ही हम डिवाइड करते हैं। एक होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है ना, अगर किसी भी शुगर में फंक्शनल ग्रुप आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे एल्डिहाइड फैमिली। ठीक है, वो किस में आएगा, वो आ जाएगा एल्डिहाइड फैमिली, और उस शुगर को हम कह देंगे एल्डोज शुगर। ठीक है, अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है जो, मतलब अगर कोई शुगर, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट में आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है ना, कीटोन प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कह देंगे, कीटोन शुगर, और वो आ जाएगा कीटोन फैमिली में। इसमें एक और बात याद रखनी है हमें कि पोजीशन क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप के, लाइक मैं इसमें एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाती हूँ। जैसे हम पहली बात करेंगे एल्डिहाइड की, ठीक, तो मैं 3 कार्बन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक, 1 2 3। अभी एल्डिहाइड में एक ये याद रखना कि जो इसका पोजीशन होगा CHO, मतलब जो आपका फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन होगा वो होगा C1, मतलब C1 मतलब फर्स्ट कार्बन पे, ठीक, फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे इसका पोजीशन होगा, मतलब यहाँ जो है आपको CHO देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड में क्या आएगा, अच्छा लास्ट हम लिखते हैं CH2OH, ठीक, और यहाँ आएगा आपका OH या H। ठीक है,
अभी यहाँ पर देखो आपका ये OH है, ये OH है, आपकी जो पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, और आपका जो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो आपका एल्डिहाइड है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, हमेशा फर्स्ट कार्बन पे। और अगर हम बात करें कीटोन की, कीटोन हम कैसे बनाएंगे, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये है कीटोन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ भी हम 3 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, लास्ट देखो यहाँ अब इसमें याद रखना, एल्डिहाइड में आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो होगा हमेशा फर्स्ट कार्बन में, बट कीटोन ग्रुप हमेशा होगा आपका सेकेंड कार्बन पे। ठीक है, कीटोन ग्रुप जो है, जो आपका कीटोन ग्रुप है वो हमेशा होगा आपके सेकेंड कार्बन पे। ठीक, सो हम यहाँ कर लेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपका हो जाएगा CH2OH, और यहाँ भी हो जाएगा CH2OH। यहाँ पर भी हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 2 OH मिल गए हमें, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया सेकंड पोजीशन पे। तो कीटोन में हमेशा फंक्शनल ग्रुप कहाँ होगा, सेकंड कार्बन पे। ये याद रहना चाहिए, ये वैसे याद हो जाएगा आप लोगों को। अभी हम बार बार जब स्ट्रक्चर्स को रिपीट करेंगे ना, तो हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, सो हम बेसिक, इसलिए मैं आप लोग को बहुत बेसिक से स्टार्ट करी, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर है ना, 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर अगर हम लेंगे तो वो आप लोग को इजी लगेगा, और मतलब ऐसे ही बनाना है, कुछ है नहीं, ट्रिक के साथ भी हम याद करेंगे। और ना हम ये क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर ये सब पूछा नहीं जाता, बट कुछ कुछ एपिमर्स हो गए है ना, ये सब चीजों को अगर आपको कैलकुलेट करना है ना, तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए, सब पता रहना चाहिए, और बहुत ईजी है। मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ भी आप लोगों को निकालना सिखा दूंगी। ठीक है, सो ये हमने देख लिया, क्या समझ में आया है यहाँ से कि एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड आपका हमेशा फर्स्ट कार्बन में C1 पोजीशन पे पाया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका शुगर है, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसके फर्स्ट कार्बन में एल्डिहाइड मिलता है, और जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसके सेकेंड कार्बन में आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। डन, ओके। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड की। हमने देख लिया मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, अब मोनोसैकेराइड तो मोनोमर था, ये बेसिक यूनिट है। अब बेसिक यूनिट से थोड़ा एडवांस में चलते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड जो है ये पॉलीमर्स है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, पॉलीमर है। मोनोसैकेराइड क्या थे, मोनोमर थे। ओलिगोसैकेराइड है पॉलीमर। ओलिगोसैकेराइड जो है वो बनते हैं 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से, मतलब इसमें जो मोनोसैकेराइड यूनिट है यहाँ पर मोर देन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। बट जो आपके मोनोसैकेराइड है ये आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट थे, और ये सिंगल सिंगल एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट से बनते थे। बट ओलिगोसैकेराइड क्या है, मोर देन 10, मोर देन टू मोनोसैकेराइड यूनिट से ये बनते हैं। ठीक है, और ये ज्वाइन किससे होते हैं, ये सारे मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में किससे ज्वाइन होंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये हम आगे कवर करेंगे। ठीक, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैंने आप लोग को न्यूक्लिक एसिड में भी बताया था कि जहां पर भी शुगर इन्वॉल्व हो गया, कार्बोहाइड्रेट क्योंकि शुगर ही है ना, तो जहां पर भी आपका शुगर आ गया वहां पर हमेशा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनेगा। सो ओलिगोसैकेराइड जो है ये पॉलीमर है जो बनता है किससे, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड प्रेजेंट, कि उसमें अगर दो मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है तो हम उसे डाइसैकेराइड कह देंगे। अगर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से बन रहा है तो उसे हम ट्राइसैकेराइड कह देते हैं, और अगर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट से बन रहा है तो उसे हम टेट्रासैकेराइड भी कह देते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड को ही हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड में। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पॉलीसैकेराइड। क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड होते हैं जिसमें आपके पॉलीमर्स बनते हैं 100 और 1000 मोनोसैकेराइड यूनिट से, मतलब लार्ज लॉन्ग चेन बनती है ना, जिसमें बहुत लंबी चेन बनती है मोनोसैकेराइड यूनिट्स की
100 और 1000 जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स कंबाइन होके आपके पॉलीसेक्राइड के पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 3 मेजर क्लासेस देखी है। मोनोसेक्राइड जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो मोनोमर और बेसिक यूनिट से बनता है, मतलब जो मोनोमर और बेसिक यूनिट है जो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर होता है। ठीक है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है और ये सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से बनता है। मोनोसेक्राइड को हम दो फैमिली में डिवाइड करते हैं, एल्डिहाइड फैमिली और कीटोन फैमिली। एल्डिहाइड जो है आपका वो फर्स्ट कार्बन में प्रेजेंट होता है और जो कीटोन है वो सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट ओलिगोसेक्राइड। नेक्स्ट इज ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड में क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड जो है वो पॉलीमर होते हैं जो बनते हैं मोर देन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से। इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड यूनिट में। तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं जिसमें पॉलीमर्स होते हैं 100 और 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट के पॉलीमर्स से ये बनते हैं। अच्छा, ओलिगोसेक्राइड जो है, अब इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, दोनों में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होता है, ओलिगोसेक्राइड में भी और पॉलीसेक्राइड में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ही आपके शुगर्स जो है वो जुड़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स को हम कई बार शुगर्स और नॉन शुगर्स में भी डिवाइड करते हैं। शुगर्स में हम डिवाइड कैसे करेंगे, अगर कोई छोटे कार्बोहाइड्रेट्स है और वो स्वीट इन टेस्ट है और वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं तो उसे हम शुगर्स कह देते हैं, जैसे कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, ये जो है वो सारे आते हैं शुगर्स में। बट कुछ होते हैं नॉन शुगर्स। ठीक है, लाइक राइस। राइस आपका शुगर में आता है, नहीं आता ना, बट राइस में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। सो कुछ होते हैं नॉन शुगर। नॉन शुगर लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वीट टेस्ट में नहीं होते और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। इसमें इंक्लूड करते हैं पॉलीसेक्राइड और लार्जर ओलिगोसेक्राइड। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोसेक्राइड। सो अभी मैंने बताया मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। मोनोसेक्राइड था सिंपलेस्ट शुगर्स। ठीक है, और ये किससे बनते हैं, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से ये बनते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है आपका CnH2nOn। CnH2nOn। ठीक है, मोनोसेक्राइड कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट रख दिया जाए तो वहां पर ये इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे अबंडेंट, जो मोस्ट अबंडेंट मोनोसेक्राइड्स पाया जाता है वो होता है डी ग्लूकोज, है ना। मोस्टली आपको डी ग्लूकोज देखने को मिलता है ना। ग्लूकोज आपको कितने अबंडेंटली मिलता है ना देखने को। सो मोस्ट अबंडेंट जो मोनोसेक्राइड है वो कौन सा है, डी ग्लूकोज है। मोनोसेक्राइड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो मोनोसेक्राइड में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जाते हैं, तो आपके मोनोसेक्राइड में कार्बन 3 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक मोनोसेक्राइड्स में आते हैं। ठीक है, अभी हमने 3 कार्बन की बात की थी, तो वैसे ही 3 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक मोनोसेक्राइड्स में आते हैं, पर मिनिमम जो कार्बन नंबर होता है वो होता है 3। ठीक है, जो मिनिमम कार्बन नंबर है वो है 3। 3 से कम आपको कोई भी कार्बन, मतलब 3 से कम कार्बन नंबर का कोई भी आपको मोनोसेक्राइड देखने को नहीं मिलेगा। सो मिनिमम कार्बन नंबर इज 3 फॉर मोनोसेक्राइड फॉर, हाँ ठीक है, तो 3 से कम कोई भी आपको मोनोसेक्राइड देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा मिनिमम कार्बन नंबर होगा 3, याद रखना है इसे। ठीक है, सो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें 3 to 9, नंबर ऑफ कार्बन 3 to 9। अब हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, किसी भी मोनोसेक्राइड की हम कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग कैसे करते हैं, तो मान लो अगर 4 कार्बन वाले कोई कार्बोहाइड्रेट है ना, मान लो 4 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, तो 4 को हम बोलते हैं टेट्रा। ठीक है, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, 4 को हम बोलते हैं टेट्रा। और टेट्रा एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जो सामने लगता है, सफिक्स जो पीछे लगता है। सो प्रीफिक्स इज टेट्रा। ठीक है, और हमेशा सफिक्स इसका कॉमन होगा ओसिस।
ओसिस इज द सफिक्स. सो 4 टेट्रा ओसिस टेट्रोसिस, क्या बोलेंगे हम इसे? टेट्रोसिस. 5 है, 5 को हम बोलते हैं पेंट, पेंट प्लस ओसिस पेंटोसिस. 6 बोलते हैं हेक्स, हेक्स प्लस ओसिस इज हेक्सोसिस. 7 को बोलते हैं हेप्ट, हेप्ट प्लस ओसिस इज हेप्टोसिस. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि ये जो सफिक्स है ओसिस, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं? ठीक, सो जो मोनोसेक्राइड्स है आपके, ये अभी हमने देखा ना कि मोनोसेक्राइड्स आपकी क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन. दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें मोनोसेक्राइड में, एल्डोसिस और कीटोसिस. एल्डोसिस जो है मोनोसेक्राइड विद CHO ग्रुप, CHO इज एल्डोसिस, ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का. कीटोसिस मोनोसेक्राइड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन ग्रुप. ठीक है, उसे हम बोलते हैं कीटोसिस. तो हमने भी देखा कि मोनोसेक्राइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो फंक्शनल ग्रुप में, एल्डोसिस और कीटोसिस. इसी के अकॉर्डिंग हम इसे फैमिली में डिवाइड करते हैं, एल्डिहाइड फैमिली और कीटो फैमिली. ठीक है, लाइक एक एग्जांपल है कि मोनोसेक्राइड में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपका होता है 6 कार्बन वाला और ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, इसलिए हम इसे कह देते हैं एल्डोहेक्सोसिस. ग्लूकोज आपका अभी आगे देखोगे कि ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का और ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है. ठीक है, जिसे हम कहते हैं एल्डोहेक्सोसिस. ठीक है, सो इट हैज 6 कार्बन हेक्सोस एंड CHO मतलब एल्डो ग्रुप, तो इसलिए इसे हम कह देते हैं एल्डोहेक्सोसिस, एल्डोहेक्सोसिस. और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज आपका होता है कीटोहेक्सोसिस क्योंकि ये कीटोन फैमिली को बिलोंग करता है. आगे अब जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आप लोग को याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. फ्रक्टोज जो होते हैं वो कीटोहेक्सोसिस होते हैं. ठीक है, और ये 6 कार्बन हेक्सोस, कीटोहेक्सोस क्यों? क्योंकि ये भी 6 कार्बन का बना होता है, 6 कार्बन होते हैं इसमें हेक्सोसिस और कीटोन फैमिली को बिलोंग करता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें, तो इसलिए कीटोहेक्सोसिस. ठीक, तो ये देखो, ये हमने देख लिया, मोनोसेक्राइड हमने देखा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमने देखा, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है, ये हमने देखा एल्डोहेक्सोसिस, कीटोहेक्सोसिस. ये देखो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसमें आपका ये एल्डोसिस की एल्डोस, ये कीटोस, ये हमने अभी मतलब मैं आप लोगों को बना के दिखाई ना इसका स्ट्रक्चर, एल्डोसिस और कीटोसिस, ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो वो जो 3 कार्बन वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया अभी, ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें एक है आपका एल्डोसिस और एक है कीटोसिस, है ना, मैंने बनाया अभी. तो इसमें से एल्डिहाइड वाला है ये कीटोन, तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है. ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसे हम कहते हैं, ये 3 कार्बन वाला जो है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जिसमें आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है, ये है आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं इसे हम. ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. एल ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक कीटोन है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट, चलो आगे हम बढ़ते हैं. यहाँ पर देखते हैं, मैंने अभी बताया था कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें जो आपका मिनिमम कार्बन नंबर होता है वो होता है 3. और अगर वो मिनिमम कार्बन है तो वो सबसे सिंपलेस्ट भी होता है ना, वो सबसे सिंपलेस्ट होता है इसमें. ठीक है, सो जो ट्रायोसिस है, जो 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रायोसिस. क्या कहते हैं? ट्रायोसिस. तो जो ट्रायोसिस है आपके, वो होते हैं सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स. ठीक है, जो ट्रायोसिस होते हैं वो होते हैं आपके सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड. तो अभी हमने देखा कि 2 ट्रायोसिस होते हैं, एक होते हैं एल्डिहाइड में और एक होते हैं कीटोन में. एल्डिहाइड में होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटोन में होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन.
ठीक है। एल्डिहाइड में होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटोन में होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों ट्रायोजेस हैं जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। एक है एल्डिहाइड में सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड और एक है कीटोन में सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड। अब एक चीज याद रखना है कि जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है ना, ये जो कीटोस फैमिली को बिलोंग करता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये एक अकायरल मॉलिक्यूल होता है। कैसे अकायरल मॉलिक्यूल होता है देखो, मैं बता रही हूँ। होता क्या है इसमें ना, जबकि कायरल, सबको पता होगा कि कायरल कार्बन क्या होते हैं। मान लो जैसे कोई कार्बन एटम है जो 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है ना। लाइक ऐसे ही कर लो, एक्स, वाई, जेड और ए। तो अगर कोई कार्बन डायरेक्टली आपके 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है ना, जो कभी भी कोई कार्बन अगर आपको 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ मिले तो उसे हम बोल देते हैं कायरल कार्बन। ठीक। अगर जैसे यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रख दिया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो सेम हो गए, तो इसे हम कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये कायरल कार्बन क्यों नहीं है? क्योंकि इसे बस देखो, हम बात करें अगर इस कार्बन की, तो उसके पास ये एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर तो दो सेम ग्रुप आ गए, सेम एटम आ गए, है ना। तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन के पास सिर्फ ये है, ये है, ये इस इस तरह के किसी से पेयर नहीं बना रहे हैं, तो हम इसे नहीं नहीं लेंगे। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक अकायरल मॉलिक्यूल होता है, कायरल कार्बन नहीं होता। ठीक है। और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है आपका, वो आपका कायरल कार्बन होता है। कैसे होगा देखो यहाँ पे कायरल कार्बन। मान लो ये जो कार्बन है, ये आपका इस OH के साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, मतलब ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड के साथ जुड़ा है, ये H के साथ जुड़ा है और ये CH2OH के साथ जुड़ा है। तो चारों आपके अलग अलग है, डिफरेंट है ना। चारों आपके डिफरेंट है, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है इस कार्बन के साथ। तो ये जो कार्बन है वो होगा आपका कायरल कार्बन। तो ये याद रखना है कि जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, सिर्फ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ऐसा कंपाउंड है कार्बोहाइड्रेट का जो कायरल कार्बन नहीं होता, जो कायरल मॉलिक्यूल नहीं होता। बाकी उसके अलावा सारी कायरल मॉलिक्यूल कायरल कार्बन शो करते हैं। ठीक है। सो कायरल कार्बन क्या होते हैं? दे आर द एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन इसलिए क्योंकि 4 डिफरेंट एटम से वो जुड़े होते हैं। सो कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड डायरेक्टली। जैसे ये कार्बन जो है ये 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा है, एक्स, वाई, जेड और ए, तो उसे हम कहेंगे कायरल कार्बन। और ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O, H और R, ये कायरल कार्बन नहीं होगा, दे आर नॉट कायरल कार्बन। ठीक है। सो द कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कायरल कार्बन जिनके पास होंगे, जैसे ये, तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन होंगे वो क्या शो करेंगे? वो शो करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। एंड जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, चाहे एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये मैंने अभी बताया कि जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर ये सारे क्या होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो एक आयरन मॉलिक्यूल होता है और बाकी उसके अलावा जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट है वो सारे आपके कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक। डन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस की एल्डोज शुगर और कीटोन शुगर में। तो एल्डोज शुगर होते हैं एल्डिहाइड मोनोसेक्राइड, कीटोन शुगर होते हैं कीटोन मोनोसेक्राइड। जो एल्डोज शुगर है आपको प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स में मिल जाते हैं, पर कीटोन शुगर आपको प्रोसेस्ड फूड्स में देखने को मिलता है। ठीक है। जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना, जो केमिकल से बने हुए, तो वो कीटोन शुगर उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम सेल्वेनॉफ टेस्ट करते हैं, ये हम आगे कभी पढ़ेंगे, तो जब हम सेल्वेनॉफ टेस्ट करते हैं तो इसमें एल्डोज शुगर का अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो लाइट पिंक कलर देता है, बट कीटो शुगर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है।
सो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये प्रोसेस फूड से बना है, इसलिए प्रोसेस फूड में मतलब कि केमिकल की फॉर्म में ये ऐड किया जाता है ना, तो ये रेड कलर का हो जाता है और ये लाइट पिंक एक नेचुरल कलर में आता है। ठीक है। एल्डोजेस जो है वो कुछ हमारे बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं जो जिनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एल्डोजेस को कन्वर्ट कर देते हैं कीटोजेस में, आइसोमराइज कर देते हैं। ठीक। वैसे ही कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कीटोजेस को आइसोमराइज कर देते हैं एल्डोजेस में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। कुछ एग्जाम्पल है एल्डोज शुगर के ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज भी होते हैं। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल है कीटो शुगर के जैसे फ्रक्टोज, जाइलोज, जेल्यूलोज एक्सेट्रा। ठीक है। अभी हमने बात की कायरल सेंटर की। तो जो एल्डिहाइड होते हैं, जो एल्डोज शुगर होते हैं, इनके पास ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं देन आपके कीटो शुगर। कीटो शुगर के पास कम लेस कायरल सेंटर्स होते हैं। ठीक है। हम कायरल कार्बन को कैसे निकालेंगे ये भी हम देखेंगे, बहुत इजी है। ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज के पास ज्यादा स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे? 2,4 = 16। ये 4 कहाँ से आया ये हम अभी देखेंगे। और फ्रक्टोज कंटेन लेस स्टीरियो आइसोमर्स, 2 to the power 3 = 8। ठीक है। सो ये हम देख लेते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन, हम कैसे कायरल कार्बन निकालेंगे एल्डिहाइड और कीटोसिस के लिए। सो लेट्स सी। मान लो अगर आपके पास कोई अम, जैसे कोई 6 कार्बन वाली मैं ग्लूकोज बनाती हूँ। ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये एल्डिहाइड है। ठीक। CH2OH। डी ग्लूकोज बनाएंगे तो OH इस साइड होगा। ये सब हम अभी आगे करेंगे, देखते जाए। ठीक है। नेक्स्ट, ये CHO, सी 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 सी, इसको याद करने का भी, जैसे हम डी ग्लूकोज बना रहे हैं ना, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सबको याद करने का भी ना एक ट्रिक है। ठीक है। जो मैं तुम लोगों से शेयर करूंगी। सो डी ग्लूकोज हम कैसे बनाएंगे? CHO, पहले सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट कार्बन है, उसमें आपका एंडोज प्रेजेंट होगा और हमेशा लास्ट में CH2OH प्रेजेंट होगा। और क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया गया है डी, पढ़ेंगे अभी, तो डी मतलब डी का मतलब होगा राइट राइट साइड में आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो OH हमेशा जो लास्ट जो कार्बन है उसमें OH जो है हमेशा राइट साइड में होगा डी फॉर्म में। और अगर एल ग्लूकोज बोला तो ये जो OH है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ OH, H, OH, कि ना वही 2 3 4 5 6, ठीक है ना। OH OH, 3 OH और एक H। मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ? यस यस यस, समथिंग, यस। ये वाला थोड़ा, इसको ट्रिक से हम याद करते हैं। H, OH और यहाँ पर OH, H। ठीक है। तो ये आपका डी ग्लूकोज हो गया। इसका हम कायरल कार्बन कैसे निकालेंगे? अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड दिया, एल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसका फॉर्मूला होता है N-2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, टोटल कार्बन एटम जो उस मोनोसाइक्लाइड में है। जैसे यहाँ पर है टोटल 6, तो 6 - 2 कितना होगा? 4। तो टोटल कार्बन कायरल कार्बन आ जाएंगे 4। तो 4 कायरल कायरल कार्बन। अगर मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटोन का फॉर्मूला होता है N-3। ठीक है। N-3। तो मान लो अगर मैंने कोई 6 कार्बन वाली कीटो शुगर का मैंने निकालना है, तो 6 - 3 कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कायरल कार्बन। तो इससे साफ ये पता चला है कि एल्डिहाइड के पास ज्यादा कायरल सेंटर्स होते हैं देन कीटोन। कीटोन के पास कम कायरल सेंटर्स होते हैं। ठीक है। तो हमने कायरल सेंटर निकाला, ग्लूकोज का कितना निकाला था? 4 कायरल कार्बन। और
जैसे फ्रक्टोज है, ठीक है, तो फ्रक्टोज का हमने निकाला 3 कैरल कार्बन, जो कीटोन फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक। सो अब जो हमारे पास कैरल कार्बन है, उसी से हम स्टीरियो आइसोमर्स निकालते हैं। 2 to the power 4, ग्लूकोज का कैरल कार्बन कितना है 4, तो हम कर देंगे 2 to the power 4 is equal to 16, ये आपका स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएगा। वैसे ही फ्रक्टोज का कैरल कार्बन कितना है 3, तो 2 to the power 3 is equal to 8 स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। और कैरल कार्बन कैसे निकालना है वो फॉर्मूला मैंने बताया। फॉर एल्डिहाइड N-2, N is the number of total carbon present in the monosaccharide unit, and फॉर कीटोन N-3, ठीक है। तो ग्लूकोज का हमने निकाला, ग्लूकोज टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट थे 6, तो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, 6 - 2 हमने किया 4 कैरल कार्बन निकला। और फ्रक्टोज एक कीटोन ग्रुप है, तो उसमें वो भी 6 है, 6 - 3 N-3, ठीक है, 6 - 3 3 कैरल कार्बन। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपके एल्डिहाइड है उनके पास ज्यादा कैरल सेंटर्स होते हैं देन कीटोन, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से आपको इस फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ कैरल कार्बन है मोनोसैकेराइड में, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस मोनोसैकेराइड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट हम, ये हमने देख लिया, ये हमने कवर कर लिया, ये पेज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये कार्बोहाइड्रेट हमने देख लिया, मोनोसैकेराइड, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हमने देखा, स्ट्रक्चर देखे, ठीक है, कायरल कायरल कार्बन देख लिया। देन अब हम बात करते हैं कि कायरल कार्बन से ही एक प्रॉपर्टी आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, ठीक है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, देख, मान लो ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है, ये आपका एक लाइट सोर्स है, दिख रहा है, ये एक लाइट सोर्स है। अब जब ये लाइट पास करेगा तो जो नॉर्मल लाइट है वो आपके बहुत सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है ना, हर एक वेक्टर स्केल में, वो हर एक एक्सिस में वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कोई लाइट सोर्स है, आपको लाइट सोर्स कैसे दिखते हैं, लाइट अगर आप जैसे अपने रूम में लाइट ऑन करोगे तो आपके पूरे रूम में पूरे चारों तरफ फैला हुआ था ना वो लाइट, आपको एक एक्सेस में तो नहीं मिलता, वो आपको हर एक एक्सेस में देखने को मिलता है नॉर्मल लाइट। मान लो अगर आपने उस लाइट के आगे कोई मोनोक्रोमेटिक ग्लास रख दिया, ये एक फिल्टर का काम करता है, ठीक है, और इस मोनोक्रोमेटिक ग्लास से आपने उस लाइट को पास कराया, तो वो लाइट जो है सिंगल एक्सिस में पास होगा, ठीक है। पहले वो बहुत सारे मल्टीपल एक्सेस में पास हो रहा था, हर एक एक्सेस में वो जा रहा था, बट अब क्या होगा, सिंगल एक्सेस में पास होगा, है ना, सिंगल एक्सेस में वो पास होगा, तो उसे हम कह देंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक ग्लास का क्या काम होता है कि वो लाइट को केवल सिंगल एक्सिस में अलाउ करता है, ये एक पोलराइजर है। अब सिंगल एक्सिस में ये पास होगा, प्लेन पोलराइज लाइट। अब हम क्या करेंगे, अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम एक सॉल्यूशन में से पास करेंगे, उस सॉल्यूशन में आपके कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन हम रखेंगे जिसमें जो कंपाउंड है उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो वो कायरल कार्बन क्या करेगा, जो आपका पोलराइज लाइट है ना उसको वो एक पर्टिकुलर एंगल में चेंज कर देगा, जैसे ये आपने इससे इस सॉल्यूशन के थ्रू इसे पास कराया, ठीक है, इस सॉल्यूशन के थ्रू इस लाइट को, जो आपका लाइट है प्लेन पोलराइज लाइट, उसको हमने पास कराया, तो वो आपको डिफरेंट दो अलग अलग एंगल्स में उसे चेंज कर दिया उस लाइट को, है ना, इन दिस एंगल एंड दिस इन दिस एंगल। सो पर्टिकुलर एंगल को हम क्या कहेंगे, वो जो एंगल होगा वो आपका क्लॉकवाइज होगा या फिर काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और उसी के बेसिस में आपका दो फॉर्म निकलेंगे, डी फॉर्म और एल फॉर्म, ठीक है। और इसी फिनोमेना को जहां पर आपका पोलराइज लाइट चेंज होकर एक पर्टिकुलर एंगल पे आ जाएगा, इस पूरे फिनोमेना को हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहीं से आपका नया प्रॉपर्टी आता है डी और एल फॉर्म, ठीक है।
डी और एल फॉर्म। और इस डी और एल फॉर्म का रेफरेंस जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम ग्लिसरेल्डिहाइड को। जो रेफरेंस मानते हैं हम मानते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड को, ठीक है, जो 3 कार्बन एल्डिहाइड शुगर। सो डी और एल फॉर्म, मान लो ये जो आपका ये 3 कार्बन है C1 2 3, ठीक है। पहला यहाँ पर आपने एल्डिहाइड ग्रुप रखा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखा। नेक्स्ट OH प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट। अब जो कायरल कार्बन है ये आपका कायरल कार्बन है। इसमें हमें देखना है OH किस साइड प्रेजेंट है, राइट में है कि लेफ्ट में। अगर OH राइट साइड प्रेजेंट है तो हम इसे कह देंगे, अगर OH राइट साइड प्रेजेंट है तो हम इसे कह देते हैं आपका ग्लिसरेल्डिहाइड। और अगर OH लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो उसे हम कह देते हैं एल ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक। तो यहाँ पर हमने देख लिया OH जो है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कायरल कार्बन एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कायरल कार्बन एक ही। अब मान लो अगर कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो गए तो क्या करेंगे, कैसे हम आपका डी और एल फॉर्म निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे ये है ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज में आपको पता है कि कायरल कार्बन होते हैं 4, 4 कायरल कार्बन होता है। अब इसमें हम कौन सा OH देखेंगे, तो हमेशा याद रखना अगर आपके पास मोर देन 1 कायरल कार्बन आ रहा है तो जो फंक्शनल ग्रुप के फर्दर मोस्ट है, जो सबसे दूर है उससे, ये उस कायरल कार्बन को हम देखेंगे, ठीक है। ये तो आपका होगा नहीं, लास्ट को तो हम लेते नहीं है, लास्ट को हम कायरल कार्बन तो नहीं लेते हैं, यहाँ तक है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो आपका फर्दर मोस्ट है, सबसे लास्ट है, फर्दर मोस्ट मतलब जो उससे दूर है, सबसे दूर जो कायरल कार्बन है उसे हम देखते हैं। उसमें OH किस किस साइड प्रेजेंट है। OH अगर राइट साइड है तो डी फॉर्म, लेफ्ट साइड है तो एल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर OH कहाँ प्रेजेंट है, आपके राइट साइड में, तो इसे हम कह देते हैं डी फॉर्म, डी ग्लूकोज, डन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर आपके सिंगल कायरल कार्बन होगा तो हम उसी कायरल कार्बन में देखेंगे। सिंगल कायरल कार्बन में तो बहुत इजी है आपको OH फाइंड करना, पर अगर आपको मोर देन 1 कायरल कार्बन मिल रहा है तो वहां पर हम देखते हैं जो फंक्शनल ग्रुप के फर्दर मोस्ट होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के फर्दर मोस्ट कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है उसमें OH किस साइड है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर कीटोन, ये हमने अभी देख लिया कि 3 कार्बन वाला कीटोन है, कीटोन 3 कार्बन वाला कौन सा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। कीटोन, if ketone is 3 carbon, so ये जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है ये ना ही कायरल कार्बन है। अब अगर वो कायरल कार्बन नहीं है तो हम उसमें OH कहाँ देखेंगे, तो ये कायरल कार्बन नहीं है तो ये डी और एल फॉर्म भी शो नहीं करते, इसे हम नॉर्मली कह देते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो कीटोन हमेशा होनी चाहिए 4 कार्बन के, अगर हमें उसे डिनोट करना है डी और एल फॉर्म तो, ठीक है। सो मोस्टली शुगर्स आर डी फॉर्म एंड अमीनो एसिड्स आर इन एल फॉर्म, ठीक है। तो जितने भी जो शुगर्स होते हैं वो हमें याद रखना है कि जो हम मेजोरिटी जो शुगर्स हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम डी फॉर्म में, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं एल फॉर्म में। सो मोस्टली शुगर्स आर डी फॉर्म एंड अमीनो एसिड्स आर एल फॉर्म, ये अमीनो एसिड वाले चैप्टर में हम देखेंगे। बट यहाँ पे याद रखना है कि मोस्टली जो शुगर्स हम पढ़ते हैं वो होते हैं आपके डी फॉर्म, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं आपके एल फॉर्म में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ हम स्ट्रक्चर्स याद कर लेते हैं, लीनियर फॉर्म से याद कर लेते हैं मतलब। तो कुछ है जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे एल्डिहाइड में जैसे ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, है ना। तो हम 3 कार्बन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एल्डिहाइड पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला एल्डिहाइड हम लेंगे 3 कार्बन का, ठीक है। कौन सा एल्डिहाइड हमने पढ़ा था 3 कार्बन में, वो था ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड को हमने रेफरेंस लिया था और कायरल कार्बन, राइट, डी एन एन फॉर्म के लिए हमने इससे डिफरेंस लिया था ग्लिसरेल्डिहाइड में, ठीक है। सो
हम बनाएंगे। अब हमने अभी देखा कि जो शुगर्स होते हैं, जो आपके शुगर्स होते हैं वो हमेशा डी फॉर्म में आपको मिलते हैं। ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपको डी फॉर्म में मिलेंगे। तो हम बनाएंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 3 कार्बन हमें बनाना है। 3 कार्बन बना लो, 1 2 और 3। ठीक है, 3 कार्बन बना लिया। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में एल्डोज ग्रुप कहाँ होगा? जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ होता है? फर्स्ट में। तो यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप रख दो, CHO हो गया। लास्ट होगा CH2OH। हमेशा लास्ट में CH2OH प्रेजेंट होगा, याद रखना। चाहे वो आपका कीटोन हो, चाहे वो आपका एल्डिहाइड हो, उसमें हमेशा लास्ट जो कार्बन होगा वो होगा CH2OH। ठीक है, अब OH कहाँ होगा? यहाँ प्रेजेंट होगा OH, और ये होगा H। ठीक, ग्लिसरॉल्डिहाइड याद हो गया, CH2OH CHO COH। कैसे याद है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी मैंने क्या बताया था? डी मतलब OH कहाँ प्रेजेंट होगा? OH प्रेजेंट होगा राइट साइड में। अब आपने कायरल कार्बन खोजना है, कायरल कार्बन बनाना है। कायरल कार्बन कौन सा? ये 3 कार्बन। अब ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला हो गया, तो ये तो कायरल कार्बन नहीं हो सकता। लास्ट जो है, अब इसके पास तो कोई फोर्थ उसके लिए तो कोई है ही नहीं, है ना? तो ये लास्ट वाला तो कायरल कार्बन नहीं होता। बचा कौन सा? ये वाला। तो ये जो है, अच्छा हाँ, ये जो है आपका, अब डी फॉर्म बोला तो डी में OH आपका किस साइड आएगा? राइट साइड। तो ऐसे तो याद हो गया ये। अब हम कायरल कार्बन के साथ में निकालना देखते हैं। एल्डिहाइड है, 3 कार्बन है, कैसे निकालेंगे? N-2, 3 - 2 कितना? 1 कायरल कार्बन। यहाँ पर हमें मिल गया 1 कायरल कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट हम देखेंगे 4 कार्बन। 4 कार्बन वाला देखेंगे। 4 कार्बन में क्या है आपका? इरिथ्रोस। 4 कार्बन में है इरिथ्रोस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो कि तो पहले हम ना इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, लीनियर फॉर्म बनाते हैं। इरिथ्रोस मतलब 4 कार्बन। 4 कार्बन में क्या है? इरिथ्रोस। तो 4 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। मैंने बताया एल्डिहाइड है, तो पहले क्या आएगा? फर्स्ट कार्बन पे CH, एल्डिहाइड ग्रुप। लास्ट में आएगा CH2OH। ठीक है, अब जो बीच के 2 कार्बन बचे, डी फॉर्म ऑफ इरिथ्रोस, हमने क्या बनाना है? डी फॉर्म ऑफ इरिथ्रोस। ठीक है, तो डी फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा? OH, इस साइड आएगा H। ठीक है, अच्छा अब इसे याद कैसे करोगे? ई को याद रखना इक्वल। ई से आप याद रखना इक्वल। इक्वल मतलब जो OH है आपका, OH जो है आपके, वो होंगे इक्वल, मतलब सेम डायरेक्शन में। अगर ये जो OH है वो इस साइड प्रेजेंट है, तो जो इसके ऊपर वाला OH है वो भी इसी साइड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, इरिथ्रोस का ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ठीक है, इसका हम कायरल कार्बन कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4। तो N-2, 4 - 2, हमारे पास कितने कायरल कार्बन है? इसमें 2 कायरल कार्बन है। अभी हमारे पास कायरल कार्बन 2 है, तो हम जो डी और एल फॉर्म है वो कहाँ देखेंगे? जो एल्डिहाइड है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसके फर्दर मोस्ट, ये है फर्दर मोस्ट, है ना? तो इसमें आपका OH प्रेजेंट है राइट साइड, तो ये हो जाएगा डी फॉर्म ऑफ दिस एरिथ्रोस। ठीक है, ठीक है, हमने 4 कार्बन देख लिया, हमने 3 कार्बन देख लिया। अब हम बात करेंगे 5 कार्बन की। 5 कार्बन में हम देखेंगे राइबोस। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? राइबोस। तो 5 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। एल्डिहाइड है तो यहाँ पर आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, लास्ट आएगा CH2OH। ठीक है, राइबोस को हमें याद रखना है, इसका एक आप ट्रिक ले लो, रन रैबिट रन, या फिर आप राइबोस को R से राइट भी डिनोट कर सकते हैं। राइबोस को या फिर आप R से भी, राइट से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब राइट मतलब ये ज्यादा इजी होगा मेरे ख्याल से। राइट मतलब जितने भी OH ग्रुप है यहाँ पर सारे राइट डायरेक्शन में आएंगे, OH OH एंड OH। ठीक है, दिस दिस
तो ये हो गया राइबोस, इसको ऐसे याद रखना। पहला होगा एल्डिहाइड, लास्ट होगा CH2OH, और जितने भी OH सारे होंगे राइट डायरेक्शन में। डी राइबोस है ना, डी राइबोस। तो हमेशा डी फॉर्म में OH आपका राइट साइड में ही प्रेजेंट होगा। ठीक है। अच्छा, इसका कायरल कार्बन निकालो, कितने हैं? 5, 5 - 2, 3 कायरल कार्बन है यहाँ पर। देखो ये और ये 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 कार्बन की। 6 कार्बन में क्या है? ग्लूकोज है आपका। ग्लूकोज के साथ साथ और भी है, मैनोज है, गैलेक्टोज है। ग्लूकोज हम देखते हैं। तो ग्लूकोज में देखो 1 2 6 कार्बन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया CHO, ये हो गया CH2OH। एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में फर्स्ट जो होगा फंक्शनल ग्रुप होगा, लास्ट होगा CH2OH। ग्लूकोज है, इसको याद कैसे करोगे? इसको याद रखना, राइट लेफ्ट राइट। लास्ट तो जो OH है, डी ग्लूकोज है, डी फॉर्म में तो हमेशा OH राइट साइड में प्रेजेंट होगा, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाना है। इन तीनों के लिए याद रखना, राइट लेफ्ट राइट, या फिर रन लिटिल रैबिट, रन लिटिल रैबिट, या फिर राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, राइट लेफ्ट राइट। ठीक, तो OH लेफ्ट OH। कायरल कार्बन, तो यहाँ पे कायरल कार्बन कितने होंगे? 6 है, तो 6 - 2 4 कायरल कार्बन, 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डी गैलेक्टोस। डी गैलेक्टोस, तो इसमें भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। CHO CH2OH। ठीक ठीक, डी है तो OH इस साइड आएगा। ठीक, अब इसे कैसे याद रखोगे? इसके लिए भी एक ट्रिक है, रन लेजी लिटिल रैबिट, रन लेजी लिटिल रैबिट। ये चारों को ले लिया। ठीक है, इसका आप अपने मन से और भी कोई ट्रिक बना सकते हो। रन लेजी लिटिल राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। ठीक है, इसका भी ये 6 कार्बन है, 6 - 2 एल्डिहाइड है, 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, वैसे ही मैनोस का निकालेंगे, मैनोस का करेंगे डी मैनोस 1 2 3 4 5 एंड 6। CHO CH2OH, ठीक है, OH H। इसका आप देखो, लेजी लिटिल रैबिट रन, लेजी लिटिल रैबिट रन, लेजी OH 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 और OH। ठीक है, इसका भी आ जाएगा आपका 6 - 2 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट। ठीक, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर्स को। बस बेसिक इतने ही स्ट्रक्चर्स याद रखना, ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, पर ये सारे जो है ना, ये मैनोज, ये एपिमर्स वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए याद रखना जरूरी है। मैनोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज का भी आप एपिमर देखोगे जिसमें आते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो इसलिए स्ट्रक्चर को ऐसे ट्रिक के फॉर्म में आप याद रख सकते हो। अब अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं कीटोसिस। कीटोसिस और इजी है। सबसे पहले जो मिनिमम कार्बन वाले कीटोन है वो कौन से थे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी
एसीटोन, ठीक है। 3 कार्बन, 1, 2 और 3। इसमें याद रखना, इसमें मैंने बताया था कि कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सेकेंड कार्बन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। CH2OH, CH2OH, ठीक है। ये हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट है 4 कार्बन डी इरिथ्रुलोज, C और C, CH2OH, डबल बॉन्ड दो, CH2OH। अब ये डी इरिथ्रोज है तो ऑफकोर्स ये एक ही बचा, यहाँ पर हम OH इस साइड रखेंगे। 4 कार्बन। 5 कार्बन में आएगा आपका डी राइब्यूलोज, 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4 और 5। CH2OH, डबल बॉन्ड दो, ये लास्ट होगा CH2OH, ठीक है। अब इसमें R साइड OH, साइड OH, H, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 6 कार्बन। अच्छा, ये सबका हम कायरल कार्बन निकालें। 3 कायरल, इसका कोई कायरल कार्बन निकलेगा क्या? देखिए 3 माइनस 3, N-3 था ना कीटोन को निकालने के लिए, क्या था? N-3 कायरल कार्बन निकालने के लिए। तो इसका होगा क्या? 0। तो इसके पास कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास। इरिथ्रोलोज N-3, 4 माइनस 3, 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट है इसके पास, ये, ठीक है। राइब्यूलोज N-3, 5 माइनस 3, 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। अब मैं बात करूंगी फ्रक्टोज, जो है 6 कार्बन, डी फ्रक्टोज, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। CH2OH, CH2OH, डबल बॉन्ड OH, ठीक। अब ये दो OH ये किस डायरेक्शन में होंगे? ये दोनों होंगे एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक। डी फ्रक्टोज, इसका कायरल कार्बन निकालो, 6 माइनस 3, 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट। डन। तो हमने कहाँ तक देख लिया? हमने ये कंप्लीट कर लिया, हमने ये कंप्लीट कर लिया, हमने इसके बाद ये स्ट्रक्चर्स में देख लिए, स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें देखना है इनैंशियोमर्स और आपका एपिमर्स, ठीक है। तो क्या होते हैं इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस मतलब वो मिरर इमेजेस जो है एक दूसरे को मिलते नहीं है, ठीक है, इम्पोज नहीं करते एक दूसरे का। सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब लेफ्ट और राइट हैंड, जो हमारा राइट और लेफ्ट हैंड है, वो एक दूसरे को इम्पोज करते हैं कि अगर हमने मान लो हमने मिरर के सामने अपना राइट हैंड उठाया, तो जो मिरर है उसमें हमारा लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखता है, राइट। तो वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, इम्पोजेबल नहीं होते, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है। इनके पास क्या होता है? इनके पास होते हैं कायरल सेंटर्स। अब ऑफ कोर्स कायरल सेंटर होंगे तभी तो डी और एल फॉर्म होंगे ना, लेफ्ट और राइट होगा ना उसमें। और ये कायरल सेंटर, अगर कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा इक्वली, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसका एग्जांपल है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। ये आते हैं आपके इनैंशियोमर्स में, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, ठीक है। तो इनैंशियोमर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं बाय इट्स एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। दो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, डी और एल। नेक्स्ट आते हैं एपिमर्स। एपिमर्स क्या होते हैं? ये जो एपिमर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सो एपिमर्स क्या होते हैं? दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टाइप ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स, दे आर सब टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? दे आर मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेजेस, ये मिरर इमेजेस ही नहीं होते। सो एपिमर्स आर सब टाइप ऑफ डायस्टीरियोमर्स, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, ठीक है। तो इसके क्या रूल्स होते हैं एपिमर्स के, ये याद रखना है। क्या रूल्स होते हैं एपिमर्स के?
हम यहाँ पर जो भी शुगर्स को कंपेयर करते हैं, वो शुगर जो है वो हमेशा सेम फैमिली के होने चाहिए। सेम फैमिली मतलब या तो वो दोनों एल्डिहाइड फैमिली के होने चाहिए या तो दोनों कीटोन फैमिली के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो है वो एल्डिहाइड फैमिली का है, एक जो है कीटोन फैमिली का है, तो वहां पर वो एपिमर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा होता है रूल इसका कि सेम कार्बन नंबर होने चाहिए। ठीक है। अगर हमने ग्लूकोज लिया है ना, वो 6 कार्बन है, तो हमें साथ में गैलेक्टोज लेना है या मैनोस लेना है। ठीक। गैलेक्टोज लेना है या मैनोस लेना है, वो भी 6 कार्बन के है, वो भी एल्डिहाइड है। सेम फॉर्म होना चाहिए, बी फॉर्म या फिर एल फॉर्म। जो भी हम शुगर कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों सेम फॉर्म में होने चाहिए, बी फॉर्म के होने चाहिए या फिर एल फॉर्म के होने चाहिए। ठीक। और अब ये सारे तो सेम हो गए, ये चीजें सेम हो, शुगर सेम हो गया, कार्बन नंबर सेम हो गया, डी फॉर्म और एल फॉर्म उसकी सेम हो गई। पर डिफरेंस कहाँ आना चाहिए, केवल एक कायरल कार्बन के OH पोजीशन में डिफरेंस आना चाहिए। ओनली एट सिंगल कायरल कार्बन OH पोजीशन शुड बी डिफरेंट। ठीक है। फिर से यहाँ देखते हैं, ये आपका डी ग्लूकोस है, ये है डी मैनोस और ये है डी गैलेक्टोस। तो सबसे पहली बात, ये तीनों एल्डिहाइड फैमिली के, तो सेम फैमिली के हो गए। तीनों में कार्बन नंबर सेम है, 6 कार्बन नंबर है, सेम कार्बन नंबर हो गया। और सेम फॉर्म है, डी फॉर्म है, डी ग्लूकोस डी मैनोस डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस सेम फॉर्म के हैं। ठीक है। अब हमें इनमें एपिमर देखना है, तो एपिमर में सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि केवल डिफरेंस होना चाहिए, एक जो कायरल कार्बन है उसके OH पोजीशन में डिफरेंस होना। तो इसमें देख लो, इसमें आपका ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। ठीक है। तो आपके इसमें 4 टोटल कायरल कार्बन है। ठीक। तो इसमें डिफरेंस देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस देखते हैं। इसका ये वाला जो कायरल कार्बन है, इसमें OH पोजीशन लेफ्ट साइड है, इस कायरल कार्बन में OH पोजीशन राइट साइड है। पहला डिफरेंस मिल गया। ठीक है। अब देखो, ये जो दूसरा कायरल कार्बन है, इसमें OH पोजीशन इस साइड है, इसमें भी OH पोजीशन इसी साइड है। ये कायरल कार्बन में OH पोजीशन इधर है, इसमें OH इधर है, इसमें OH इधर है, इसमें OH इधर। तो बाकी सब में आपको सेम सेम साइड OH दिख रहे हैं, ये बट सिर्फ ये एक कार्बन है, ये एक कायरल कार्बन है जहां पर OH का पोजीशन डिफर कर रहा है। तो हम क्या कह देंगे कि जो डी मैनोस और डी ग्लूकोस है ये आपस में C2 एपिमर्स हैं, दे आर द एपिमर एट C2 पोजीशन। ठीक है। अब हम बात करें डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस की, तो डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस में भी हम देख लेते हैं, इसमें OH पोजीशन इधर है, यहाँ OH इधर है, ये दोनों सेम हो गया, डिफरेंस नहीं हो। इसमें OH इधर है, इसमें OH इधर है, सेम हो गया, डिफरेंस नहीं हो। इसमें देखिए, इसमें OH इस साइड है बट इसमें OH लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर एक डिफरेंस मिल गया। और देखो, इसमें OH इस साइड है, इधर भी OH इस साइड है, नो डिफरेंस। इसमें OH राइट साइड है, इसमें भी OH राइट साइड है, नो डिफरेंस। सो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आया, सिर्फ C4 पोजीशन पे। तो हम डी ग्लूकोस और डी गैलेक्टोस को बोलते हैं दे आर द C4 एपिमर, दे आर द C4 एपिमर। ठीक है। डी ग्लूकोस एंड डी गैलेक्टोस आर द C4 एपिमर। अब देखो, अब ऐसे करोगे, मैनोस को आप गैलेक्टोस के साथ कंपेयर करके देखो, मिल रहा है क्या एपिमर, देखो इसमें आपको OH पोजीशन यहाँ पे डिफरेंस मिला है, ये OH इधर, ये OH इधर, चलो ये एक डिफरेंस मिल गया। और देखो, यहाँ पर OH इस साइड है, OH इस साइड है, ये सेम है, ये OH इधर है, ये OH इधर है। अब यहाँ पर भी एक डिफरेंस आ गया है ना, यहाँ 4th नंबर पे भी डिफरेंस आ गया। तो अब यहाँ पर तो एक से ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल गया। हमें क्या पता है कि केवल सिंगल कायरल कार्बन पे अगर डिफरेंस आएगा तभी हम उसे एपिमर कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 2 जगह आपको डिफरेंस मिल गया। ठीक है। तो इसलिए हम मैनोज और गैलेक्टोज को एपिमर नहीं बोलते। डी ग्लूकोज जो है वो मैनोज का C2 एपिमर होता है और जो आपका डी गैलेक्टोज है वो डी ग्लूकोज का C4 एपिमर होता है। ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखते हैं। ठीक है। ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। आज हम कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, पाथफाइंडर में बता देती हूँ। आज हमने ये कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट कर लिया, मोनोसेकेराइड में मतलब स्टार्ट किया हमने, इनएंशियोमर कर लिया, एपिमर्स कर लिए। ठीक है, ये कर लिया। अब हम कल करेंगे साइक्लिक फॉर्म स्टार्ट। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म्स और उसके आगे कुछ
करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो इट्स टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।